इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहले तो लास्ट वीक 9 अक्टूबर को यानी कि वेडनेसडे को हमारे लिए एक मेजर इवेंट थी आरबीआई की पॉलिसी मीट। और इस पॉलिसी मीट में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो कि रेपो रेट है वो अनचेंज रखा एट 6.5%। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? वेल सिग्निफिकेंट इसलिए कि क्योंकि लास्ट मंथ अगर आप देखो तो यूएस की फेडरल रिजर्व ने अपना की इंटरेस्ट रेट जो है जिसको बोलते हैं फेडरल फंड्स रेट वो 0.5% से कम किया और ये लास्ट 4 इयर्स में पहली बार हुआ है। और इनफैक्ट ग्लोबली आप देखो तो 130 कंट्रीज है जिन्होंने अपना की इंटरेस्ट रेट कम किया है। इसके सामने सिर्फ 21 कंट्रीज है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और नेचुरली आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर था इंटरेस्ट रेट्स कम करने का, लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा। और इसका रीजन ये है, और ये आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा है कि एक तो लास्ट ईयर सितंबर में यानी कि सितंबर 2023 में इन्फ्लेशन इंडिया में कम था, राइट? वो 5% था। वो 5% आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली अगर आप कंपेयर करो तो 5% कम था इन्फ्लेशन लास्ट सितंबर में। चूंकि लास्ट सितंबर में कम था, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो हो सकता है कि इस सितंबर में इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा दिखे। इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट यानी कि लास्ट ईयर कम होना और इस साल बढ़ना। तो एब्सोल्यूट लेवल पे हो सकता है इन्फ्लेशन ना बढ़े, लेकिन बिकॉज लास्ट ईयर कम था और इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर कंपेयर होता है तो इस साल इन्फ्लेशन ज्यादा दिख सकता है बेस इफेक्ट के कारण। तो ये है रीजन नंबर 1। सेकेंड रीजन ये है कि एफओए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक्सपेक्ट किया है कि मेटल प्राइसेस और फूड प्राइसेस आगे वाले हफ्तों और महीनों में थोड़े बढ़ सकते हैं। तो नेचुरली अगर मेटल और फूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आरबीआई को इसीलिए भी वेट एंड वॉच करना है। और क्रूड प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं बिकॉज मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और चूंकि इंडिया ऑलमोस्ट 80% अपना जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट करती है, तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेचुरली इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसके कारण भी आरबीआई को थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि अगर आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट कम किए और अगर इन्फ्लेशन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में बढ़ा और आरबीआई ने अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कम करने के बाद, तो मार्केट को क्या संकेत जाएगा? मार्केट को संकेत ये जाएगा कि आरबीआई श्योर नहीं है कि उसको क्या करना है। तो इसीलिए आरबीआई जो अपनी स्ट्रेटेजीज है वो बहुत बैलेंस तरीके से सोचती है और उसको अमल में रखती है। तो इसीलिए आरबीआई ने इस बार वेट एंड वॉच किया है और उसको इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। अच्छा, अब मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीट में, मतलब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी। अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि मार्केट को ऐसा लग रहा है? वेल, एक तरीका है और वो ये है कि 91 डे का टी बिल का यील्ड आप देखो और उसको रेपो रेट से कंपेयर करो तो वो कुछ इस तरह है कि 91 डे टी बिल 6.43% है और रेपो रेट है 6.5%। यानी कि टी बिल का यील्ड 91 डे टी बिल का यील्ड रेपो रेट से कम है। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रेपो रेट है क्या। रेपो रेट बेसिकली कोई भी कमर्शियल बैंक जो है, चाहे एसबीआई ले लो, कोटक ले लो, एचडीएफसी ले लो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी कमर्शियल बैंक ले लो, उसको अगर आरबीआई से फंड्स बोरो करने हैं तो आरबीआई उसको लेंड करेगी, लेकिन ये लेंडिंग पे, ये लोन पे आरबीआई कौन सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी? वो चार्ज करेगी रेपो रेट जो कि 6.5% है। अब बैंक्स ये फंड्स आरबीआई के पास से लेके आगे लेंड करेगी तो वो 6.5% से कम में तो लेंड नहीं करेगी, वरना वो लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा। वो 6.5% से ज्यादा ही चार्ज करेगी बोरोवर्स को, इजंट इट? इसका मतलब ये है कि रेपो रेट जो है वो इकोनॉमी में एक फ्लोर, इंटरेस्ट रेट का फ्लोर बन जाता है। यानी कि रेपो रेट से नीचे कोई इंटरेस्ट रेट देखने नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मली रेपो रेट से ऊपर ही रहेंगे। कोई भी कमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई से बोरो करेगी और आगे जाके लेंड करेगी। बोरोड रेट जो है वो लेंडिंग रेट से कम ही रहेगा, वरना उनको लॉस हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टी बिल का रेट रेपो रेट से गिरा हुआ है। अब ये कैसे? सबसे पहले तो हम टी बिल की बात करते हैं। टी बिल है क्या? टी बिल है ट्रेजरी बिल, और 91 डे ट्रेजरी बिल यानी कि वो 91 डेज के लिए इश्यू किया गया है। और ये इश्यू कौन करता है? वो इश्यू गवर्नमेंट करता है। वेल, टेक्निकली आरबीआई करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंडिंग चाहिए होती है, शॉर्ट टर्म फंडिंग, तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएगी, वो बोलेगी कि हमें शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, आप हमारी तरफ से
एक इंस्ट्रूमेंट इशू करो, टी बिल इशू करो, जिसको इन्वेस्टर्स खरीद के हमें फंड्स दे पाए। तो ये टी बिल्स का फेस वैल्यू नॉर्मली 100 रहता है और गवर्नमेंट बोलती है कि हम 98 रुपीज में इसको इशू करेंगे, हम डिस्काउंट में इशू करेंगे इन्वेस्टर्स को, और जब मेच्योर होंगे यानी कि 3 महीने बाद इन्वेस्टर्स को वापस मेच्योरिटी पे हम फंड्स देंगे तो वो 100 रुपीज देंगे। तो 2 रुपए का इन्वेस्टर्स का यील्ड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको बोलते हैं टी बिल। अब चूंकि टी बिल 3 मंथ्स के लिए इशू होता है, मिनिमम 182 डेज का भी इशू होता है और 364 डेज का भी, लेकिन मिनिमम जो बोले 91 डेज का होता है। और रेपो रेट कितने दिन के लिए इशू होता है? रेपो रेट ओवरनाइट 1 दिन के लिए इशू होता है, या फिर वो 7 डेज का होता है या 14 डेज की होती है। तो टी बिल से रेपो रेट जो है वो कम दिन के लिए होता है। अब टी बिल जो है वो 91 डेज के लिए होता है। तो इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट को कि मैं आपको मेरे फंड्स दे रहा हूं, लेकिन मेरे फंड्स तो 3 मंथ्स के लिए लॉक्ड इन है, मैं उस फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो आप मुझे कंपेंसेशन यानी कि प्रीमियम ज्यादा दो, राइट? इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम। रेपो रेट में तो बैंक जाती है तो वो ओवरनाइट आज पैसे लिए कल रिटर्न कर दिए या फिर 1 हफ्ते के बाद रिटर्न कर लिए। टी बिल में ऐसा नहीं होता, तो टी बिल पे लगता है लिक्विडिटी प्रीमियम। इनफैक्ट जितना लंबा बॉन्ड हो, जितना लंबा इंस्ट्रूमेंट हो, उतना ज्यादा लिक्विडिटी प्रीमियम। अगर 182 डेज या 364 डेज है तो लिक्विडिटी प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उतने दिनों के लिए फंड्स लॉक्ड रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टी बिल बिकॉज 3 मंथ्स के लिए इशू होता है तो उसका जो यील्ड है उस पे लिक्विडिटी प्रीमियम लगेगा। वो प्रीमियम लगने के बाद अगर आप यील्ड को आप रेपो रेट से कंपेयर करोगे तो रेपो रेट से ज्यादा ही रहेगा, राइट? अब टी बिल अगर रेपो रेट से कम हो रहा है, टी बिल का अभी यील्ड है 6.43% जैसे मैंने मेंशन किया और रेपो रेट है 6.5%, तो ये हर बार नहीं होता, ये एबनॉर्मल है। ये क्यों हुआ? वेल, ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आगे जाके आरबीआई जो है वो अपना रेपो रेट कम करेगी। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम करेगी तो क्या होगा? तो नए जब टी बिल्स इशू होंगे, एग्जिस्टिंग नहीं, नए जब टी बिल्स इशू होंगे तो वो कम इंटरेस्ट रेट, कम यील्ड पे इशू होंगे, इजंट इट? इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 3 महीने बाद टी बिल खरीदना चाहूं तो तब तो मुझे कम यील्ड में टी बिल मिलेगा, इससे अच्छा क्यों ना मैं अभी टी बिल में इन्वेस्ट कर लूं, राइट? अभी एग्जिस्टिंग टी बिल्स पे यील्ड ज्यादा है तो मुझे अभी खरीद लेने दो, तो मुझे यील्ड ज्यादा मिलेगा, लॉक्ड इन रहेगा, राइट? तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो टी बिल्स खरीद रहे हैं। अब टी बिल्स इन्वेस्टर्स खरीदेंगे तो एग्जिस्टिंग टी बिल्स जो है उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस भी बढ़ेंगे टी बिल के। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि गवर्नमेंट 98 रुपीज पे डिस्काउंट पे टी बिल इशू करती है। अब इन्वेस्टर्स ने उसको ज्यादा खरीदना शुरू किया तो 98 से 99 रुपीज हो जाएगा, लेकिन मेच्योरिटी पे तो 100 रुपीज ही मिल रहा है क्योंकि 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 100 रुपीज मिलेगा। 98 की जगह 99 हो गया, तो 99 के रेट पे जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा टी बिल में तो उसको तो यील्ड कम मिलेगा ना, उसको 1 ही रुपए रिटर्न मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 2 रुपीज, उसको यील्ड कम मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि टी बिल्स पे धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा, और टी बिल्स पे इंटरेस्ट रेट यानी कि यील्ड आरबीआई के रेपो रेट से भी कम होना, इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आगे जाके रेपो रेट गिरने वाला है। इसलिए इन्वेस्टर्स अभी टी बिल इतने बाय कर रहे हैं ना कि उसका प्राइस बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ रहा है तो यील्ड कम हो रहा है। तो ये सिचुएशन है। अब आप इंटर बैंक कॉल मनी रेट देखो। इंटर बैंक कॉल मनी रेट क्या है? वेल, ये वो रेट है जो बैंक्स दूसरी बैंक्स को चार्ज करती है ओवरनाइट फंड देने के लिए। तो ये भी रेपो रेट से कम हो गए हैं। इंटर बैंक कॉल मनी रेट एज ऑफ द डेट ऑफ दिस वीडियो 5.1% से 6.6% के रेंज में है। अब ये रेंज में क्यों होते हैं इंटर बैंक कॉल मनी रेट्स? रेंज में इसलिए होते हैं क्योंकि पूरे दिन में बैंक्स के पास लिक्विडिटी फ्लक्चुएट होती है। लिक्विडिटी फ्लक्चुएट होती है तो टी बिल्स पे जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स ओवरनाइट चार्ज कर रही है दूसरे बैंक को, वो भी फ्लक्चुएट रहेंगे, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो उसकी एक रेंज होती है कि एक पर्टिकुलर डे में 5.1 से 6.6% के बीच में वेरी किया है। एज ऑफ दिस वीडियो वो भी 6.5% जो रेपो रेट है उससे कम है। तो इंटर बैंक कॉल मनी रेट भी आप देखो तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है, मार्केट को लग रहा है कि आगे जाके रेपो रेट कम होगा। तो ये हो गई इंटरेस्ट रेट्स की बात। अब अगर हम FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लोज की बात करें तो वो भी इंडिया में बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं। सितंबर महीने में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में यानी कि फिक्स्ड इनकम में FPI इन्फ्लोज रहे $4 बिलियन, जो कि जून 2007 के बाद सबसे हाईएस्ट फिगर है और थर्ड हाईएस्ट एवर है। और जैन से लेकर सितंबर महीने की हम बात करें तो टोटल FPI के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्फ्लोज रहे हैं $17 बिलियन। और यही रेट पे अगर FPI के इन्फ्लोज रहे तो
इस पूरे साल में यानी 2024 में टोटल मिला के $24 बिलियन का एफपीआई का इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रह सकता है। ये 2014 के बाद सबसे हाईएस्ट है। इनफैक्ट 2014 में $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था और 2014 में सिचुएशन कुछ अलग थी क्योंकि 2023 में टेपर टेंट्रम का एपिसोड हुआ था। फॉर दोज ऑफ यू हु मे नॉट नो टेपर टेंट्रम है क्या, 2008 में रिसेशन था। अब रिसेशन हुआ वर्ल्ड वाइड तो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया, यूएस फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया सो दैट इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज की, और डिमांड बढ़े तो इकोनॉमी भी बूस्ट हो, ये सोच के। अब 2013 में यूएस की फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया कि हम अपनी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या हो गया, इन्वेस्टर्स घबरा गए। उनको लगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हम अपने जो फंड्स है उसको यूएस में क्यों ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राइट। तो उन्होंने इंडिया से फंड्स विड्रॉ करना, और ये मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सब्जेक्ट बट मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि उन्होंने इंडिया से फंड्स विड्रॉ करना शुरू किया 2013 में। तो 2013 में टोटल मिला के $8 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था डेट इंस्ट्रूमेंट्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। 2014 में $26 बिलियन का इनफ्लो हुआ। एक तरह से आप 2014 में देखो तो 2013 का जो आउटफ्लो हुआ था उसका रिवर्सल था, लेकिन 2024 में, 23 में, 22 में ऐसा कोई मेजर मैक्रो शॉक तो इकोनॉमी को नहीं रहा है। तो इसके बावजूद डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 2024 में टोटल $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इक्विटीज की बात करें तो इक्विटीज में सितंबर महीने में $7 बिलियन का इनफ्लो रहा है। तो ये भी अगर आप देखो तो जून 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट फिगर है। लेकिन अक्टूबर में आपने देखा होगा कि मार्केट गिरा है बिकॉज ऑफ अ होस्ट ऑफ इश्यूज, जिसमें से ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट एक चीज है, दूसरा काफी सारे फंड्स इंडिया से चाइना में भी जा रहे हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स है क्योंकि चाइना में बहुत बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। चाइना में मॉर्गेज रेट कम किया है, प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने के लिए मेजर्स अनाउंस किए हैं। वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स ऐसे है कि इंडिया से थोड़े फंड शायद चाइना में जा रहे हैं, इसीलिए इक्विटी मार्केट गिर रहा है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर आप फर्स्ट 3 ट्रेडिंग डेज में देखो, अक्टूबर के फर्स्ट 3 ट्रेडिंग डेज में, तो वो -4 बिलियन यानी कि आउटफ्लो हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इक्विटी मार्केट में अक्टूबर में। और ये फर्स्ट 3 ट्रेडिंग डेज का है। पूरे अक्टूबर में हमें देखना पड़ेगा कि नेट आउटफ्लो है या इनफ्लो है, लेकिन अभी तक स्थिति कुछ ऐसी है। तो ये हो गया एफपीआई की बात। अब अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेल्स की, तो ऑटोमोबाइल सेल्स की भी हालत बहुत वीक है। एक तो ट्रैक्टर सेल्स का अगर आप देखो तो वो लास्ट 5 मंथ्स में नेगेटिव रहा था, यानी डिक्लाइन हुए थे ट्रैक्टर सेल्स। एक पॉजिटिव बात यह है कि सितंबर महीने में ट्रैक्टर की सेल्स 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स और एसयूवीज की सेल्स ऑलमोस्ट 19% से गिरी है सितंबर में, और टू व्हीलर की सेल्स ऑलमोस्ट 9% से गिरी है। सेम कमर्शियल व्हीकल्स की भी अगर आप बात करो, चाहे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की बात करो या फिर ट्रक्स की, गुड्स कैरियर्स की बात करो, तो वो भी डबल डिजिट में गिरी है। तो व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल सेल्स का भी बहुत खराब हाल है अभी सितंबर में एटलीस्ट। और इसका एक रीजन तो हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि सितंबर में इस बार पितृपक्ष रहा है। पितृपक्ष बेसिकली 15 दिन का समय होता है जब हिंदूज जो है वो अपने पूर्वजों को पूछते हैं, याद करते हैं, और इस 15 दिन में वो लोग बड़ी परचेजेस जो है वो करना अवॉइड करते हैं। लास्ट ईयर पितृपक्ष अक्टूबर में गिरा था, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर में गिरा है, तो हो सकता है कि बड़ी परचेजेस इस कारण काफी लोगों ने अवॉइड किया हो। तो अब आगे जाके अक्टूबर में देखना पड़ेगा कि ऑटो सेल्स जो है वो रिबाउंड होती है या नहीं। अब पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन भी ऑटोमोबाइल सेल्स की तरह बहुत वीक चल रहा है। आपको याद होगा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि अप्रैल से जुलाई तक पावर जनरेशन ऑलमोस्ट 10% ऑन एवरेज ग्रो कर रहा था ईयर ऑन ईयर। फिर हुआ अगस्त में 3.7% डिक्लाइन हुआ पावर जनरेशन, और सितंबर में सिर्फ 0.8% से बढ़ा है। तो पावर जनरेशन में थोड़ी रुकावट है। और अगर हम ग्लोबल सिनेरियो बात करें तो ग्लोबली लास्ट वीक 2 मेन फिगर्स हमारे लिए रिलीज हुए। एक तो है यूरो एरिया का इन्फ्लेशन और दूसरा है टर्की का इन्फ्लेशन। यूरो एरिया में इन्फ्लेशन 1.8% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, जो कि लास्ट 41 मंथ्स में सबसे लोएस्ट फिगर है। और ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसका टारगेट है कि 2% इन्फ्लेशन हमें करना है। 2% इन्फ्लेशन से भी कम है तो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी आगे जाके इंटरेस्ट रेट अपने कम कर सकती है। टर्की की बात करें तो टर्की में इन्फ्लेशन इस बार आया है 49% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सितंबर में,
अब ये वैसे तो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन टर्की का आप लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन देखो तो वो 60% था, और उसके पहले यानी 2 साल पहले आप इन्फ्लेशन देखो तो 80% था। तो उसके कंपैरिजन में 49% ग्रोथ काफ़ी कम है टर्की के हिसाब से। और फाइनली अगर हम यूएस के पेरोल डेटा यानी यूएस में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो सितंबर में 2,54,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और ये 6 मंथ में सबसे हाईएस्ट फिगर है। तो यूएस में इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग चल रही है, और बिकॉज यूएस में इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है तो पहले यूएस सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर जो था रेट्स कट करने का, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो कम हो रहा है वो कैसे हमें पता चलेगा? वेल, यूएस में एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं फेड फंड्स फ्यूचर्स, फेडरल फंड्स फ्यूचर्स। बेसिकली ये जो फ्यूचर्स है जो ट्रेड होते हैं वो यूएस के फेडरल फंड्स रेट जो है उस पे बेट करते हैं इन्वेस्टर्स कि वो नेक्स्ट 1 मंथ में कहाँ पे रहेगा, राइट? तो ये इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो 50 बेसिस पॉइंट कम करेगी इंटरेस्ट रेट, लेकिन अब यूएस फेड फंड्स फ्यूचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स कम करेगी यूएस फेडरल रिजर्व जब नवंबर में मिलेगी तब। तो यूएस में जॉब मार्केट स्ट्रांग है, और इसके रहते यूएस सेंट्रल बैंक पे इंटरेस्ट रेट कम करने का प्रेशर थोड़ा कम है। तो ये हो गई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अंटिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड।